अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज अच्छी और सच्ची खबरों में हम बात सबसे पहले भारतीय नौसेना की करेंगे, जिसके बेड़े में दूसरा P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मोरमुगाओ शामिल हो गया है। इस युद्धपोत के मिलने से समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और पुख्ता हो गई है। इस जंगी जहाज मोरमुगाओ को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, जिससे सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और लंबी दूरी की सतह से हवा पर मार करने वाली बराक 8 मिसाइलों से लैस किया गया है। इससे पहले नौसेना को इस क्लास का INS विशाखापट्टनम मिला था। ये दोनों ही जंगी जहाज सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर चलाई जा रही मुहिम को भी आगे ले जाएंगे, क्योंकि इस श्रेणी के युद्धपोतों में 70% से ज्यादा साजो सामान स्वदेशी है। देश की समुद्री सरहदों का ये नया रखवाला, लहरों पर सवार ये है इंडियन नेवी का नया योद्धा। नाम है मोरमुगाओ, जो हाईटेक तकनीक और ताकत का बेमिसाल संगम है। अब ये युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब नौसेना के अधिकारियों के सुपुर्द ये युद्धपोत किया गया। अब चाहे अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर, किसी भी तरफ से दुश्मन हमारे देश की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। 2010 में नेवी ने एक फैसला किया था कि अभी 100% रशियन से 0% रशियन जाएंगे, और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अभी हमारी जितनी शिप्स आ रही हैं वो 100% या 0% नॉन रशियन है और 100% इंडिजिनाइजेशन की तरफ चल रही हैं। ये फैसला 2010 में हुआ था, और ये जो डिस्ट्रॉयर क्लास की शिप्स हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट 2011 में साइन हुआ था। पिछली शिप INS विशाखापट्टनम हमें मिली थी 2011 में। तो ये बहुत रफ्तार से ये सारे काम हुए हैं इस शिप में। इस जंगी जहाज मोरमुगाओ को बनाने की शुरुआत 4 जून 2015 में हुई थी और इसे 17 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसे बनाया है, जबकि इसे नौसेना के संगठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इस क्लास का पहला युद्धपोत INS विशाखापट्टनम 1 साल पहले ही नेवी के बेड़े में शामिल किया जा चुका है, जबकि बाकी बचे 2 युद्धपोत इम्फाल और सूरत अभी नौसेना को सौंपे जाने हैं। इन चारों ही जंगी जहाजों के नाम देश के 4 प्रमुख शहरों के नाम पर रखे गए हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरी शिप बनकर तैयार हो चुकी है। इन्हें बनाने के लिए हस्ताक्षर साल 2011 में ही कर दिए गए थे, लेकिन अब 24 नवंबर 2022 को इन्हें भारतीय सेना के सुपुर्द कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जितने भी जहाज है ये पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए ये कारगर साबित होंगे। मौजूदा चुनौतियों और जंग के बदलते तौर तरीकों को देखते हुए तीनों अंगों का बीते कुछ सालों में तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है, चाहे जमीन हो या आसमान या फिर समुद्री सीमाओं की रखवाली। सेना को लगातार हाईटेक हथियार दिए जा रहे हैं। खासकर आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत देश में ही हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि सबसे ताजा मिसाल ये युद्धपोत मोरमुगाओ है, जिसमें करीब 75% साजो सामान स्वदेशी लगा है, जबकि कुछ महीनों पहले ही स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत भी इंडियन नेवी को सौंपा जा चुका है। यानी देश न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि भारतीय सेना की ताकत में भी लगातार इजाफा हो रहा है, ताकि अगर नौबत युद्ध की आए तो दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों से निपटने के लिए हमारी सेना के जखीरे में हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीन और पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिशें रचते रहते हैं, उसे देखते हुए भारतीय सेना का हाईटेक हथियारों से लैस होना बहुत जरूरी है। सरकार इस बात को बाखूबी समझती है और इसीलिए चाहे थल सेना हो या फिर वायुसेना या फिर नौसेना, सभी का मॉडर्नाइजेशन तेजी से किया जा रहा है और इसी के तहत इंडियन नेवी को यह नया युद्धपोत मोरमुगांव सौंपा गया है, जिसकी खूबियां और हथियारों के बारे में अब आपको हम तफसील से बताते हैं। नौसेना को सौंपा गया ये जंगी जहाज 163 मीटर लंबा है, जबकि 17 मीटर चौड़ा है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर 300 नौसैनिक रह सकते हैं, जिसमें 50 ऑफिसर्स और 250 सेलर्स शामिल हैं। 7400 टन का ये जंगी जहाज कई खतरनाक हथियारों और मिसाइलों से लैस है, जिनमें 32 एंटी एयर बराक 8 मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है और साथ ही 16 एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। इन दोनों ही मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत दुश्मन के जहाजों और विमानों पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस पर 76 मिलीमीटर की तोप, 4 AK-603 CIWS गन लगी है, जो दुश्मन के जहाज को पलक झपकते ही छलनी कर सकती है। इसके अलावा इसमें 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं, जिनकी बदौलत ये इस जंगी जहाज को बेहद घातक बना देती है। तो वहीं इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं, जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं और ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख भी नहीं पाएगा। यानी जमीन, हवा और पानी तीनों से दुश्मन को इस युद्धपोत पर हमला करने से पहले सोचना होगा। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दुश्मन जमीन, हवा और पानी कहीं से भी आए, उसका बच पाना नामुमकिन होगा। इसमें मैक्सिमम हथियार जो हैं, जैसे ये 76 mm गन है, ये BHEL हरिद्वार में मैन्युफैक्चर हुई है। कुछ एस्पेक्ट्स है, जैसे लार्सन टोब्रो, ये जो इसमें ट्यूब्स लगी हैं जो मिसाइल लॉन्चिंग के लिए, वो सारी इंडिजनाइजेशन है। ब्रह्मोस इंडिजनाइजेशन हमारी कैपेबिलिटी से बनी है। तो जितने इस पे हथियार हैं और कुछ जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ भी हैं, जैसे इजराइल वगैरह के साथ। जहां तक डिटेक्शन का सवाल है, देखिए इस शिप पे 1 या 2 हेलीकॉप्टर डिप्लॉयड होंगे। सर्वेलेंस कैपेबिलिटी हेलीकॉप्टर द्वारा बढ़ती है। दूसरा, वहां पर रडार्स हैं, अर्ली वार्निंग इक्विपमेंट है और अभी UAVs की भी डिप्लॉयमेंट है शिप में। तो ओवरऑल जो हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, ये सी पे बढ़ेगी, हमारी रीच बढ़ जाती है और इंडो पैसिफिक हो या इंडियन ओशन का इलाका हो, इसमें हमें बहुत ही फायदा है। और नौसेना के बाद अब बात हम एयरफोर्स की कर लेते हैं। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स भी लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है और इसी के तहत अब एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के अधिग्रहण की तैयारी चल रही है। वायुसेना ने रुद्रम के अधिग्रहण के लिए सरकार के पास 1400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव भेजा है। कितनी भी तैयारी कर ले दुश्मन, भारत का ये हथियार हर प्लान को करेगा फेल। चीन पाक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब वायुसेना का नया मारक चक्रव्यूह प्लान है तैयार। आवाज से दुगनी स्पीड और बंद पड़े रडार सिस्टम को खोजकर खत्म करने में सक्षम भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। भारत ने दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को हवा में ही खत्म करने वाले हथियार को तैयार कर लिया है, लिहाजा अब इसे अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। भारतीय वायुसेना ने रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम के लिए सरकार के सामने 1400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव दिया है।
दरअसल दुश्मनों के हर चुनौतियों का माकूल जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। इस रणनीति के तहत अब भारतीय वायुसेना रुद्रम को अपने तर्कश में शामिल करना चाहती है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के इस अधिग्रहण के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय अब जल्द फैसला लेगी। रुद्रम मिसाइल अपने आप में बेहद खास है। ये दुश्मन के रडार लोकेशन को खोजकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 लड़ाकू विमान से इस मिसाइल की टेस्टिंग पहले ही कर चुकी है। ये युद्ध के दौरान दुश्मन के रडार को हमले से पहले ही नष्ट करने में सक्षम है। रडार सिस्टम के नष्ट होने के बाद भारतीय वायुसेना के लिए टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में आसानी होगी। रुद्रम मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को दुश्मन के रडार सिस्टम को ट्रैक करने की अद्भुत क्षमता के साथ विकसित किया गया है। ये ऐसी स्थिति में भी रडार को ट्रैक कर सकती है जब वो काम नहीं कर रहा हो या बंद हो। इस मिसाइल की गति आवाज की स्पीड से भी 2 गुनी है। हवा से जमीन पर मार करने वाली इस एंटी रेडिएशन मिसाइल में एक होमिंग हेड लगाया गया है, जो एक बहुत बड़े इलाके में रेडिएशन के सोर्स को ट्रैक कर सकता है। यह न केवल लॉन्च से पहले बल्कि लॉन्च के बाद भी टारगेट को लॉक करने में सक्षम है। जाहिर है इस मिसाइल के सेना में शामिल करने पर इंडियन एयरफोर्स को बड़ा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि ये एयरफोर्स को स्वदेशी हथियार प्रणाली के साथ भविष्य के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने में कारगर मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करते हैं। मनचाहा वर वधू चाहने वालों के लिए गुड न्यूज है कि 18 नवंबर को विवाह पंचमी है और इस दिन ऐसा माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन राम सीता का पूजा पाठ करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लिहाजा जिन लोगों के विवाह में कोई बाधा आ रही है वो लोग इस तारीख का खास ध्यान रखें। क्या है इस दिन की मान्यता और कैसे करनी होती है पूजा, और अयोध्या में इस दिन के लिए क्या है खास तैयारियां, देखिए। छप गए विवाह के कार्ड, सज गई अयोध्या नगरी। प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के लिए हो रहा मंडप तैयार। हल्दी, मेहंदी और संगीत के बाद सीताराम के विवाह की बजेगी शहनाई। माता सीता के विवाह के लिए जानकी महल में भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। महल को सजाने के लिए फूल वाले पहुंच चुके हैं। माता सीता का लहंगा तैयार किया जा रहा है और इस शुभ दिन का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोगों ने अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिया है। हम यहाँ पर राम विवाह के उद्देश्य से आए, यजमान बनेंगे इस साल। हम यहाँ तैयारी तो यही लोग जानकी महल वाले ही करते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या है कि यजमान बनने से कन्यादान, किशोरी जी का कन्यादान करने का अवसर मिलता है हम लोगों को। 2 दिन बाद यानी 28 नवंबर को विवाह पंचमी का शुभ दिन है। विवाह पंचमी के दिन रामनगरी में प्रभु श्री राम और माता सीता के भव्य दिव्य विवाह का आयोजन होगा। रामनगरी में प्रभु श्री राम की बारात निकाली जाती है। केवल अयोध्या ही नहीं, विवाह पंचमी के मौके पर जनकपुर धाम में भी विवाह पंचमी से पहले वैवाहिक आयोजन शुरू हो जाते हैं और विवाह पंचमी के दिन सीताराम के विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। 27 तारीख को धनुष योग होगा, मेहंदी होगा और हल्दी का कार्यक्रम है। 28 तारीख को बारात और 29 तारीख को कबर कलेवा और छप्पन को। देखिए पूरा बारात, बैंड बाजा, ऊंट, घोड़े, हाथी, रथ, हर चीज का इंतजाम किया गया है। लाइट, और पूरी बारात धूमधाम से निकलेगी और जो पूरी अयोध्या की परिक्रमा करके वापस जानकी महल आएगी। 28 नवंबर को हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा के साथ अयोध्या नगरी में श्री राम की भव्य बारात निकाली जाएगी। रथ पर प्रभु श्री राम के साथ तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी सवार नजर आएंगे और ढोल नगाड़ों के साथ बारात जानकी महल पहुंचेगी, जिसके बाद 7 फेरे होंगे और श्री राम और सीता माता विवाह के बंधन में बंध जाएंगे।
अयोध्या में एक मंदिर से दूसरी बारात जाती है। जो जनक पक्ष के मानने वाले हैं वो जनकपुर के वो वहाँ बारात जाती है, जो अयोध्या को मानने वाले हैं वहाँ से बारात वहाँ दूसरे मंदिर में जाती है। इस प्रकार की अयोध्या की बारात संपन्न होती है, जो अयोध्या में विवाह संपन्न होता है, क्योंकि यहाँ अयोध्या भी है और यहाँ पर जनकपुर भी है। दोनों के उपासक हैं, जानकी जी के उपासक, राम जी के उपासक, तो दोनों मिलकर के यहाँ की शादी जो अयोध्या की वो अद्भुत शादी है। एक शास्त्रों के मुताबिक विवाह पंचमी का विशेष महत्व है। सीताराम के मंदिरों में इस दिन भव्य आयोजन किए जाते हैं। लोग पूजन, अनुष्ठान, भजन कीर्तन करते हैं। जिस प्रकार से वैदिक रीति रिवाज और परंपराओं के साथ भगवान श्री राम का विवाह हुआ, विवाह पंचमी की वो पुण्य तिथि थी, जिसमें मिथिला में जाकर के भगवान श्री राम ने मैया किशोरी के साथ विवाह संपन्न किया है। तो ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है सनातन धर्मियों के लिए, कि हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो देव हैं, उन्होंने इसी तिथि पर, पुण्य तिथि पर मैया किशोरी के साथ विवाह संबंध उस दिन पूर्ण किया था। तो अपने सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि विवाह पंचमी मानी जाती है। इस पर्व पर रामचरितमानस का पाठ करने की भी परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से विवाह में आने वाली तमाम अड़चनें दूर हो जाती हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं या फिर विलंब हो रहा होता है, उन्हें विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान राम और सीता का पूजन अर्चन करना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन जाकर के हो सके तो जहाँ पर मंदिर हो वहाँ श्री सीता रामचंद्र जी महाराज के दर्शन करना चाहिए। तीसरे, हमारे मंदिरों से जो बारात निकलती है खासकर अयोध्या से, तो अयोध्या अगर नजदीक पड़ता हो आपके, तो वहां से आकर के भगवान के उन विग्रहों के रूप में जिस प्रकार से भगवान श्री राम के विवाह उत्सव के मंगल को मनाया जाता है उसका दर्शन करना चाहिए। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही उस दिन भगवान श्री राम की विशेष पूजा करके और उस मंगल उत्सव को मना करके आप अपने जीवन में भी श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। विवाह पंचमी के दिन अयोध्या की छटा निराली होती है। रामनगरी विवाह के उत्सव में डूब जाती है और इस मौके पर पूरा वातावरण भगवान राम और माता सीता के जयकारों से गूंज उठता है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो विवाह पंचमी के दिन अयोध्या का नजारा अद्भुत होने वाला है। महोत्सव के लिए अभी से ही अयोध्या पर रंग चढ़ गया है। राम सीता विवाह तक रामनगरी के उत्सव की हर एक तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता बनवीर सिंह मौजूद हैं, जो कि हमें पल पल का अपडेट देंगे। फिलहाल क्या है अयोध्या में विवाह को लेकर तैयारी, देखिए उनकी रिपोर्ट। विवाह पंचमी के मौके पर भगवान राम की बारात निकलती है और जनकपुर यानी नेपाल को जाती है, जहां शादी होती है बिल्कुल पूरे रस्मों रिवाज के साथ। इस बारात में साधु संत होते हैं, अयोध्या के आम लोग होते हैं और घोड़े हाथी भी होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जनकपुर जाने के अलावा अयोध्या के हर मंदिर से लगभग बारात निकलती है और दूसरे मंदिर में जाती है। तो अब फिर सवाल यहां खड़ा होता है कि आखिर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, तो फिर यहां से बारात निकलती है तो अयोध्या में जाती कहां है? तो इसके लिए आप जान लीजिए कि अयोध्या में जो रसिक संप्रदाय के साधु संत होते हैं वो अपने नाम के आगे शरण लगाते हैं और ये सब लोग माता सीता के उपासक होते हैं। इसी तरह जो नाम के आगे अपने दास लगाते हैं वो भगवान राम को प्रमुखता देते हैं और वो राम की पत्नी के रूप में सीता की पूजा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो शरण लगाते हैं अपने नाम के आगे, उनके यहाँ प्रभु राम की बारात जाती है और दास संप्रदाय के जो साधु संत हैं वो अपने मंदिरों से बारात लेकर वहां जाते हैं और विधिवत उसी तरह पूरे रस्मों रिवाज से पूजा आराधना और वही सब कुछ होता है। खास तौर पर जो हिंदू धर्म की जो बड़ी शादियां होंगी जो पूरे रस्मों रिवाज से होती हैं, वहां सब कुछ उसी तरह देखने को मिलता है। और इस बार खास सबसे यह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 3 सदस्य भी जनकपुर राम की बारात में शामिल होने अयोध्या जा रहे हैं। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अब आस्था की बात हो ही रही है तो इस बीच हम आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा विश्वनाथ धाम में एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जहां एक तरफ काशी में भक्तों के पहुंचने में इजाफा हुआ है, तो वहीं बाबा के दर पर श्रद्धालुओं ने चढ़ावे में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में
अब तक 28 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया जा चुका है। इस चढ़ावे को लेकर ये बात भी सामने आई है कि बाबा विश्वनाथ के भक्त डिजिटल इंडिया मुहिम में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। 28 करोड़ रुपए के चढ़ावे में 40% चढ़ावा ऑनलाइन भेजा गया है। और अगर हम पुराने आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो कोरोना काल से ठीक पहले यानी साल 2018-19 में सबसे ज्यादा 26 करोड़ 65 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ाया गया था। और इस दौरान अप्रैल और मई महीने की बात करें तो रिकॉर्ड 9.5 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया गया। कोरोना के बाद यानी इसी साल की बात कर लेते हैं। विश्वनाथ धाम में केवल 7 महीने में ही चढ़ावा 28 करोड़ 37 लाख तक पहुंच गया। हालांकि वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी वक्त है, जिससे उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मार्च 2023 तक अब नया रिकॉर्ड भी बन सकता है। रिकॉर्ड दान के पीछे वजह नई व्यवस्था को भी बताया जा रहा है। दरअसल अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दान किया जा सकता है। इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि बाबा विश्वनाथ के धाम में भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। आने वाले समय में इस दान से नए रिकॉर्ड भी बनने वाले हैं। ये आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि काशी में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। परिसर अधिकारियों का कहना है कि मंदिर में वीकेंड के दिनों में ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे न केवल धार्मिक पर्यटन बल्कि कॉर्पोरेट टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। वाराणसी आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं और आस्थावानों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम पहली पसंद बनता चला जा रहा है। यही वजह है कि इस बार वित्तीय वर्ष के 7 महीने बीतने में ही 28.37 करोड़ रुपयों का दान मिल चुका है और इतने रुपये यहाँ पर रेवेन्यू के रूप में कमाए जा चुके हैं। इसके पहले कोरोना काल के वक्त वर्ष 2018-19 में 26.65 करोड़ रुपए यहाँ पर बतौर रेवेन्यू दान में आए थे, लेकिन इस बार मात्र 7 महीने में ही 28.37 करोड़ रुपए यहाँ दान के रूप में आ चुके हैं। अगर हम वित्तीय वर्ष 22-23 की बात करते हैं तो इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 7 महीने में लगभग 27 करोड़ रुपए आ चुका है। साथ ही अभी बाकी शेष है। और अगर हम उद्घाटन से अब तक श्रद्धालुओं की बात करें तो लगभग ये संख्या 7-8 करोड़ के आसपास है कि 7-8 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। साथ ही साथ अन्य सुविधाएं भी इसी दौरान हम लोगों ने श्रद्धालुओं को देखने के लिए विकसित की, उस पर भी हमने काफ़ी व्यय किया है और उनसे श्रद्धालु काफ़ी प्रसन्न है, उनके फीडबैक लेते हैं, खुश हैं। ये बताइए कि पिछले के वित्तीय वर्षों में क्या लगभग राशि हुआ करती रही जो यहाँ से रेवेन्यू थी? बिल्कुल, अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल हमारा लगभग 20 करोड़ के आसपास आय हुई थी, जो अभी हमें इस 7 महीने में ही आय प्राप्त हो गई है। तो इस हिसाब से अगर उससे पहले जो सर्वाधिक आय हुई थी वो 18-19 में हुई थी, हमारी लगभग 26 करोड़ के आसपास आय हुई थी। वो सर्वाधिक आय थी अब तक के मंदिर के इतिहास में। लेकिन अब श्रद्धालुओं की इधर संख्या बढ़ने के साथ साथ ये आय बढ़ रही, जिससे हम विभिन्न सुविधाएं डेवलप करने में अपने आप को आगे पहुंच रहे हैं। 40% आय ऑनलाइन माध्यम से हुई है, ये एक बहुत बड़ा एक कहा जाए तो उपलब्धि है। बिल्कुल, जैसे जब से लोकार्पण हुआ है धाम का, तब से हम लोग न केवल भौतिक सुविधाओं में तकनीकी का सहारा ले रहे हैं बल्कि अन्य विभिन्न माध्यमों से भी यहाँ पे श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में श्रद्धालु भी हमारी टेक्नोलॉजी की जो सुविधाएं हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उनसे प्रभावित होकर के अत्यधिक संख्या में उस पर अपनी रुचि जाहिर कर रहे हैं। लोग ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं, रुद्राभिषेक करा रहे हैं। ऐसी बहुत सी सुविधाएं जो ऑनलाइन डेवलप हुई, जिससे कि आय हो रही मंदिर को। तो ये थे हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा, जिनका साफ कहना है कि आने वाले वक्त में और भी सुविधाएं बढ़ेंगी और नए रिकॉर्ड रेवेन्यू को लेकर बढ़ते चले जाएंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। और अब हम आपको महाराष्ट्र के सतारा लिए चलते हैं, जहां पर सिद्धनाथ जोगेश्वरी की रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ये एक सालाना धार्मिक उत्सव है जिसमें केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कोरोना काल की वजह से 2 साल से उत्सव का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जा रहा है। गुलालों से भरा माहौल, श्रद्धालुओं का सैलाब,
और श्री सिद्धनाथ देवी जोगेश्वरी देवस्थान की परंपरा। श्रद्धा और आस्था की तस्वीरें महाराष्ट्र के सतारा जिले के महसवड़ की है, जहां हर साल की तरह इस बार भी रथ यात्रा का उत्सव मनाया गया, जिसमें आस्था का महासागर उमड़ पड़ा। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ आसपास के राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी लाखों लोग शामिल हुए। चूंकि महसवड़ की ये यात्रा 2 साल बाद हो रही थी, इसलिए श्रद्धालुओं में अपार आस्था देखने को मिली। पूरे जतन से इस महोत्सव में भक्तों ने अपना योगदान भी दिया। इस खास आयोजन के लिए 500 क्विंटल नारियल और 1000 क्विंटल गुलाल का विशेष प्रबंध किया गया था, ताकि रथ यात्रा के समापन पर गुलाल से पूरा माहौल खुशनुमा बनाया जा सके। गुलाबी रंग में रंगे इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम कर रखे। 4 से 5 घंटे के लिए शहर के कई खास जगहों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जहां से रथ यात्रा गुजरनी थी। शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए थे। सतारा से इम्तियाज मुजावर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक शेर दिल योद्धा की, जिसकी वीरता की गाथा लोग 400 सालों से सुना रहे हैं। इस वीर के आगे मुगल झुक गए थे। इस वीर की 400वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर लासित बोरफुकन का जीवन हमें राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। शेरदिल लासित बोरफुकन का निधन 50 साल की उम्र में बीमारी की वजह से हुआ था, लेकिन इससे 1 साल पहले उन्होंने बीमारी की हालत में ही मुगलों के खिलाफ जंग जीती थी और इस युद्ध की चर्चा आज भी होती है। तो आगे उनकी जांबाजी के और भी किस्से हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि उन्होंने और क्या खास किया कि 400 साल बाद भी लासित बोरफुकन चर्चा में है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ये पल बेहद खास है। मौका है वीर योद्धा और मुगलों को टक्कर देने वाले लासित बोरफुकन की गाथाएं सुनने का। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, जहां लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और असम से जुड़े कई नेता और कलाकार शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जांबाज सेनापति लासित बोरफुकन को फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता को याद किया। अपनी पूरी ताकत झोंक कर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर एक बार लासित बोरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। औरंगजेब ने हार की उस कालिक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असफल ही रहा। वीर लासित बोरफुकन ने जो वीरता दिखाई, सराय घाट पे जो साहस दिखाया, वो मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम की पराकाष्ठा भी थी। इस मौके पर वहां एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें लासित बोरफुकन और उनकी सेना की जांबाजी से जुड़ी कहानियां शामिल रही। इसी कार्यक्रम के दौरान वीर योद्धा पर लिखी गई किताब का विमोचन भी किया गया और बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री भी वहां दिखाई गई। शाह था एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना, मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायोद्धा, ब्रह्मपुत्र सी प्राचीन विरासत का वंशज, भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक दास्तान, एक अमर विरासत। वीर लासित बोरफुकन की बहादुरी के किस्से 17वीं शताब्दी से सुर्खियों में है।
वो तब असम के अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। उन्होंने सरायघाट के 1671 के युद्ध में मुगलों को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। हमें वीर लासित की 400वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। मैं भारत की अमर संस्कृति, अमर शौर्य और अमर अस्तित्व के इस पर्व पर इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं। इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने लसित बोरफुकन पर नाट्य प्रोग्राम बनाने और इसे गांव-गांव में दिखाने की वकालत भी की। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी हमें वही इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो गुलामी के समय में साजिश रची गई थी। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। लसित बोरफुकन एक दिन पहले इसी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया। ऐसे में उन्होंने लसित बोरफुकन समेत दूसरे वीरों और साम्राज्यों से जुड़ा वीरता का इतिहास फिर से लिखने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो लसित बोरफुकन की वीरता के किस्से काफी मशहूर हैं और इसी वजह से असम समेत देश भर में इस साल उनके 400वीं जयंती वर्ष पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और इन्हीं कार्यक्रमों की शुरुआत इसी साल फरवरी में हुई थी, जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के जोरहाट में वीर योद्धा लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष समारोह का उद्घाटन किया था। आज इस कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। आइए हम आपको बताते हैं लसित बोरफुकन कौन थे और कैसे मुगल उनसे पिछड़ गए। लसित बोरफुकन ने 17वीं शताब्दी में कोई आम जंग नहीं जीती, बल्कि उन्होंने मुगलों को हराया था, वो भी तब जब लसित बीमार थे। उस दौरान लसित बोरफुकन अहोम साम्राज्य में सेनापति थे। तब ये साम्राज्य आज के असम राज्य के अंदर आता था। लसित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। उन्होंने 1671 में गुवाहाटी के पास बड़ी जंग जीती थी। उस समय उनकी काफी चर्चा हुई थी। सालों तक मुगल इस हार को भूल नहीं पाए थे और ये योद्धा गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तटों पर ये युद्ध लड़ा था। इसे सरायघाट युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सरायघाट जगह गुवाहाटी के पास है। इस युद्ध में औरंगजेब के नेतृत्व वाली मुगल सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी ये। दरअसल तब वीर लसित बोरफुकन ने अपनी सेना में इतना आत्मविश्वास भर दिया था कि ये युद्ध जीत लिया। उनके सैनिक पस्त पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अहोम साम्राज्य के ये जंग हार जाएगा, लेकिन बहादुर लसित बोरफुकन ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने सैनिकों में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा और इसी विजय की याद में असम में हर साल 24 नवंबर को लसित बोरफुकन दिवस भी मनाया जाता है। यानी लसित बोरफुकन ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी और आज 400 साल बाद भी वो सभी की जुबां पर हैं। उन्होंने आज भी
श्रद्धांजलि देने के लिए असम में कई पुरस्कार दिए जाते हैं। महावीर लासित बोरफुकन का कंट्रीब्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए असम सरकार ने कोई सारा व्यवस्था लिया है। होलोंगा पार में उनका जहां समाधि है वहां एक भव्य 150 फीट का प्रतिमा स्थापन करने का काम शुरू हुआ है। आलाबोई रॉन का समाधि का निर्माण हुआ है। एनडीए में हमें आर्मी का जो बेस कैडेट है उनको लासित बोरफुकन सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और देरगांव का हमारा असम सरकार के जो पुलिस एकेडमी था उनको भी हम लासित बोरफुकन का नाम में समर्पित किया हूं। हमारा प्रचेष्टा होगा कि लासित बोरफुकन का जीवन गाथा भारत का सभी भाषा में अनुवाद करने का और भारत का सब स्टेट कैपिटल और बड़े यूनिवर्सिटी में लासित बोरफुकन का जीवन का ऊपर चर्चा करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेगा। शिमला में इन दिनों मौसम गुलजार है और यही वजह है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटल्स में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं, जिससे होटल मालिकों और कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ये घुड़सवारी, ये चहलकदमी पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का नतीजा है, जिसके बाद लगातार सैलानी पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ परिवार के साथ तो कुछ दोस्तों के साथ हर कोई इन हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई है। शिमला की बात करें तो यहाँ हमारी जो ऑक्यूपेंसी है, हम अपने होटल की बात करें तो अभी 1995 की परसेंटेज जा रही है। और अभी जो दिसंबर का जो सीजन आगे आना है उसके लिए हमारा अभी से ही एडवांस बुकिंग जो है वो 70% के करीब आ चुकी है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नाल देहरा के होटलों की एडवांस बुकिंग में भी तेजी आई है। सैलानियों को लुभाने के लिए एडवांस बुकिंग पर 20 से 30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस बार जो है बर्फबारी भी कुछ ज्यादा आसार होने के चांसेस है और अब कारोबार बढ़ने के भी अभी जो भी है वो संभावना ज्यादा है। शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार को फिर नई रफ्तार मिलेगी और इन स्थानीय कारोबारियों के चेहरे की रंगत इस मौसम की तरह हसीन होगी। शिमला से विकास शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।